हेलो दोस्तों, मैं हूं शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लीजेंड शो। आज हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहद होनहार और एक नंबर के जिद्दी डायरेक्टर की, जो फिल्म बनाने के लिए पैसे पानी की तरह बहाता था, जो अपनी शर्त और जिद पर काम करता था, जिसने एक फिल्म बनाने में 14 साल का लंबा अरसा लगा दिया। ये उस दौर की बात है जब 4-5 लाख रुपए में एक मल्टी स्टारर फिल्म बन जाया करती थी। उस दौर में इस डायरेक्टर ने सिर्फ एक गाना शूट करने में 10 लाख रुपए खर्च कर डाले, जिसने कभी भी अपने काम से समझौता नहीं किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर के आसिफ की। ऐसे ही लेजेंडरी और अपनी फील्ड के महारथियों की जिंदगी से रूबरू होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, 14 जून 1922 भारत के उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मशहूर डॉक्टर फजल करीम के घर में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम आसिफ करीम रखा गया, जो बाद में के आसिफ के नाम से मशहूर हुआ। घर में बहुत खुशहाली थी और आसिफ करीम को बड़े लाड प्यार से पाला गया। इस बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी हुई और शायद इसी वजह से बचपन से ही कभी ना हार मानने वाले अक्खड़ तबीयत, जिद्दी मगर ज़हीन आदमी थे। उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर आता था। उनके सीने में हौसले की एक चट्टान थी जो टस से मस नहीं होती थी। वो ऐसे बच्चे थे जिनके बारे में कहा जा सकता है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। कि आसिफ के घर में खुला माहौल था। आसिफ करीम को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक हो गया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, ये शौक भी बढ़ता गया। डॉक्टर फजल करीम चाहते थे कि आसिफ करीम भी डॉक्टर बने, लेकिन आसिफ करीम को फिल्मी दुनिया में जाने का शौक था और यही शौक एक दिन आसिफ करीम को मुंबई ले आया। वो महज 8वीं क्लास तक पढ़े लिखे थे। मुंबई में एक दोस्त के जरिए से उन्होंने फिल्म स्टूडियो में जाना शुरू किया और यहीं पर उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर डायरेक्टर सोहराब मोदी से हुई। सोहराब ने पहली ही नजर में भांप लिया कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है और अपनी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी पर रख लिया। कि आसिफ ने इस प्रोडक्शन में कड़ी मेहनत और लगन से काम किया, हर डिपार्टमेंट और खासकर डायरेक्शन के फील्ड में अच्छी जानकारी हासिल की। इसी बीच उनके एक रिश्तेदार ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी खुद की फिल्म शुरू की। फिल्म का नाम सोसाइटी रखा गया और इस फिल्म में आसिफ करीम ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और यहीं से शुरू होती है करीम आसिफ के फिल्म मेकिंग के किंग बनने की कहानी। आसिफ ने अपनी पूरी जिंदगी में बतौर डायरेक्टर सिर्फ 2 ही फिल्में डायरेक्ट की हैं। पहली है 1945 में आई फिल्म फूल, जिसकी कहानी मशहूर राइटर फिल्म मेकर के अब्दुल्ला ने लिखी थी। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की जिम्मेदारी खुद आसिफ साहब ने उठाई। फिल्म फूल में उस दौर के टॉप स्टार पृथ्वीराज कपूर, वीना कुमारी, याकूब, सुरैया, दुर्गा खोटे, सितारा देवी जैसे आर्टिस्टों ने भूमिका निभाई। इसका म्यूजिक दिया था गुलाम हैदर ने, जो कि 1945 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक कामयाब फिल्म थी। फूल की बेहद कामयाबी के बाद आसिफ प्रोड्यूसर बन गए और 1951 में फिल्म हलचल बनाई। इस फिल्म को डायरेक्ट S.K. ओझा ने किया था। हमेशा की तरह के आसिफ एक बार फिर टॉप स्टार्स को एक साथ फिल्म में लेकर आए। फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस, बलराज साहनी, याकूब, जीवन और K.N. सिंह थे। फिल्म औसत हिट रही। इन दोनों फिल्मों की कामयाबी ने करीमुद्दीन आसिफ के पंखों में हौसलों की उड़ान भर दी और अपने पहले फाइनेंसर सिराज अली हकीम के साथ मुगल आजम का ऐलान कर दिया। दरअसल के आसिफ को इस फिल्म का आइडिया अर्देशीर ईरानी की फिल्म अनारकली को देखकर आया था, जो कि सैयद इम्तियाज अली ताज के नाटक अनारकली पर बेस्ड थी। उस दौर के टॉप राइटर्स ने इसकी स्क्रिप्ट लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें खुद के आसिफ के साथ वजाहत मिर्जा, कमाल अमरोहवी, एहसान रिजवी और अमानुल्लाह खान शामिल थे। इतनी आलीशान फिल्म का स्टार कास्ट मामूली बात नहीं थी। अकबर के कैरेक्टर के लिए 40s के मेगा स्टार चंद्रमोहन को, टॉप हीरोइन नरगिस को अनारकली के रूप में और शहजादा सलीम के किरदार में टॉप स्टार सपरू को साइन किया गया। फिल्म का संगीत लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने दिया था। इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि नौशाद साहब के बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें फुर्सत नहीं थी कि और फिल्मों में काम कर सकते।
इसलिए उन्होंने साफ साफ लफ्ज में मुगले आजम में संगीत देने से मना कर दिया। लेकिन सामने भी एक अड़ियल नौजवान खड़ा था जो इतनी आसानी से हार मानने वाला था नहीं। आसिफ ने कहा, देखता हूँ आप हमारे साथ कैसे काम नहीं करेंगे। एक शाम आसिफ नौशाद साहब के घर जा धमके और रुपयों से भरा ब्रीफकेस उनके सामने रख दिया। नौशाद ने गुस्से में वो ब्रीफकेस फेंक दिया और कहने लगे, आप क्या सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? कमरे में हर तरफ नोट ही नोट बिखरे पड़े थे जिसे उनकी बीवी और नौकर ने चुनकर ब्रीफकेस में रखा। बहरहाल के आसिफ ने नौशाद साहब से माफी मांग ली और नौशाद साहब राजी हो गए। इस फिल्म के गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। शकील साहब ने तकरीबन 125 गीत लिखे जिनमें से सिर्फ 12 गीतों को सिलेक्ट किया गया। 1946 में फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में शुरू हो गई। अभी महज 8 रीलों की ही शूटिंग हुई थी कि अकबर का किरदार निभाने वाले एक्टर चंद्रमोहन की मौत हो गई। फिर अकबर का किरदार निभाने के लिए एक परफेक्ट एक्टर को तलाश करते करते आसिफ काफी मायूस हो गए और फिल्म की शूटिंग बंद कर दी। चूँकि अब तक फिल्म की शूटिंग और प्रचार में काफी पैसे खर्च हो चुके थे, जिसकी वजह से फाइनेंसर आसिफ पर फिल्म कंप्लीट करने के लिए दबाव डालते रहे। आखिरकार के आसिफ की नजर लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अकबर की भूमिका निभाने की पेशकश की। लेकिन उन दिनों पृथ्वीराज कपूर एक फिट और तगड़े इंसान थे और अकबर जैसा दिखने के लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना पड़ा। इसके बाद जब पृथ्वीराज कपूर शहंशाह अकबर के रोल में तैयार हो गए और सब कुछ ठीक हो गया तो एक और ट्रेजेडी सामने आ गई। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वो मनहूस घड़ी आ गई जिसकी वजह से फिल्म के फाइनेंसर सिराज अली हकीम पाकिस्तान चले गए। मगर जाते जाते उन्होंने आसिफ को एक फाइनेंसर की तरफ इशारा किया जिनका नाम शपूर जी पल्लोन जी मिस्त्री था, जो कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बहुत बड़े फैन थे। कि आसिफ एक बार फिर टूट कर रह गए, लेकिन उनकी जिद ने एक बार फिर आसिफ को खड़ा कर दिया। 1952 में आसिफ ने पूरी कास्ट ही चेंज कर दी। इस बार सम्राट अकबर की भूमिका में पृथ्वीराज कपूर, शहजादा सलीम के रोल में दिलीप कुमार और अनारकली के रोल में मधुबाला को साइन किया गया और यूं अपनी सुस्त रफ्तारी के साथ फिल्म की शूटिंग होती रही। मुगले आजम फिल्म के गीतों को अपनी आवाज से सजाने वाले गायकार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और लीजेंडरी क्लासिकल सिंगर बड़े गुलाम अली खां थे। इस फिल्म से जुड़ा बड़े गुलाम अली खां का किस्सा भी बहुत मशहूर है। एक दिन आसिफ ने नौशाद साहब से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए पेश करना चाहते हैं। सवाल था इसे गाएगा कौन? नौशाद ने कहा कि इस वक्त के तानसेन बड़े गुलाम अली खां से इसकी बात करनी चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। आसिफ ने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें, आप सिर्फ उनसे मुलाकात करवा दें। जब दोनों उनसे मिलने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। आसिफ ने कहा, खान साहब ये गाना तो आप ही गाएंगे। सुनकर बड़े गुलाम अली खां ने नौशाद को एक तरफ ले जाकर कहा, आप किस पागल को मेरे पास ले आए हैं? मेरे मना करने के बाद भी ये कह रहा है कि गाना तो आप ही गाएंगे। मैं इस आदमी से गाने के लिए इतनी ज्यादा फीस मांगूंगा, ये खुद ही भाग खड़ा होगा। गुलाम अली ने आसिफ से कहा, आप मुझे कितना पैसा देंगे? आसिफ ने कहा, जितना भी आप चाहें। खां साहब ने कहा, 25,000 रुपए। आसिफ ने कहा, सिर्फ 25,000 रुपए? आप तो इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। इस तरह बड़े गुलाम अली खां मुगले आजम फिल्म के लिए 25,000 रुपए पर राजी हुए, जबकि उस समय के नामवर सिंगर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को एक गाने के लिए 400 से 500 रुपए मिलते थे। बड़े गुलाम अली खां ने मुगले आजम के लिए और शुभ दिन आयोग गीत गाए। सबसे अजीब बात तो ये है कि पर्दे पर दिलीप कुमार और मधुबाला के कई रोमांटिक सीन थे, मगर असल जिंदगी में दोनों की बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि मधुबाला ने अपने खानदान के दबाव में दिलीप कुमार के शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, मुगले आजम जैसी अजीमुशान फिल्म के किस्से और कहानियां बहुत सारे हैं जो इतनी छोटी सी वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। बस इतना समझ लीजिए कि के आसिफ ने मुगले आजम को मील का पत्थर बना दिया, और जिस चीज ने मुगले आजम को मील का पत्थर बनाया वो थी के आसिफ की पैनी नजर, जिन्होंने फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी चीजों को भी कभी इग्नोर नहीं किया, अपने काम से कभी समझौता नहीं किया
पानी पैसे की तरह बहाया, क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए थी जो कि सबकी नजरों के सामने है। कई बार फाइनेंसर शपूर जी से उनकी बहसें हुई, लेकिन जब के आसिफ उन्हें डिब्बा बंद शॉट दिखाते तो शपूर जी खुश हो जाती और अपनी दौलत को आसिफ के कहने पर कुर्बान करते चले गए। फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत तप रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वीराज कपूर के पैरों में छाले पड़ गए। जब ये बात के आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। भारत के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया गया। जंग के सीन को फिल्माने के लिए आसिफ ने मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर से इजाजत लेकर जयपुर कैवेलरी की 56वीं बटालियन के 2000 जवानों को इकट्ठा किया, जिसके बाद शूटिंग की गई। शहजादा सलीम को प्योर सोने के जूते पहनाए गए। दिल की मरीजा होने के बावजूद मधुबाला को असली लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया। फिल्म में जो शीश महल दिखाया गया है उसे मुंबई के मोहन स्टूडियो में बनाया गया था और इसे बनने में 2 साल लगे थे। इस दौरान आसिफ एक दिन भी घर नहीं गए, वो वहीं पर चटाई पर सो जाते, हर फ्रेम की डिटेल्स और बारीकियों पर नजर रखते। इसके अलावा आसिफ ने फिल्म को नई सिनेमा स्कोप टेक्नोलॉजी में शूट किया और कुछ सीन टेक्निकलर में भी शूट किए। आसिफ ने फिल्म को जहां तक हो सकता था बेहतर और एथेंटिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। मुंबई के फिल्म थिएटर मराठा मंदिर में इस फिल्म का शानदार प्रीमियर शो हुआ। इस फिल्म के प्रिंट एक हाथी पर लाए गए थे। 5 अगस्त 1960 को 150 प्रिंट के साथ फिल्म रिलीज हुई थी। रिलीज होने के बाद ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। लोगों को फिल्म देखने की इतनी दीवानगी थी कि 2-2 दिन तक थिएटर के बाहर खड़े रहते। मुगले आजम एक इतिहास रचने वाली फिल्म थी और हमेशा रहेगी। मुगले आजम की अपार सफलता के बाद आसिफ करीम ने लैला मजनू की मशहूर रोमांटिक दास्तान को फिल्माने की शुरुआत की। शुरू में इस फिल्म का नाम कैस और लैला रखा गया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो इसका नाम लव एंड गॉड रख दिया गया। इस फिल्म में पहले मजनू का किरदार लीजेंडरी एक्टर गुरुदत्त को और लैला के रूप में एक्ट्रेस निमी को साइन किया गया था, लेकिन अभी कुछ ही रील्स शूट हुए थे कि गुरुदत्त की मौत हो गई। उसके बाद उनकी जगह पर संजीव कुमार को मजनू का रोल दिया गया, लेकिन क्लाइमैक्स शूट करने से पहले ही आसिफ साहब 9 मार्च 1971 को इस दुनिया से चुपचाप चले गए। फिल्म लव एंड गॉड को उनकी बीवी अख्तर ने केसी बुकाड़िया की मदद से 1 अगस्त 1986 को रिलीज किया। कि आसिफ ने 3 शादियां की थीं। पहली बीवी एक्ट्रेस सितारा देवी थीं, दूसरी दिलीप कुमार की बहन अख्तर थीं और तीसरी शादी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना के साथ की थी। अगर उनको मिले अवार्ड की बात की जाए तो फिल्म मुगले आजम के लिए प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी के अवार्ड से नवाजा गया और उसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कि आसिफ ने फिल्मी दुनिया में कुछ ही फिल्में बनाई, मगर जो भी फिल्म बनाई उस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और मुगले आजम जैसी बेमिसाल अजीमुशान फिल्म बनाकर के आसिफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहलाए जाने के हकदार थे। उनका नाम भारत की फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कहकशां की तरह जगमगाता रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लीजेंडरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।